बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को मिला नॉर्डिक देशों का समर्थन। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता की दावेदारी का भी स्वागत। पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक विकास और इनोवेशन में सहयोग पर जोर। पांच दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री पहुंचे ब्रिटेन। प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ शिखर वार्ता आज। स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा पर होगा जोर। भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम को आज रात संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। देश में नकदी की कोई कमी नहीं, सरकार ने लोगों को दिलाया भरोसा। जताया 2000 के नोटों की जमाखोरी का शक। कांग्रेस ने कहा फिर से नोटबंदी जैसे हालात। केंद्र सरकार में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की मांग तेज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार। राहत नहीं मिलने पर अध्यादेश लाने पर भी किया जा सकता है विचार। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सभी 9 मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा। 2 साल पुरानी महबूबा सरकार में नए चेहरे लाने की कवायद। 20 अप्रैल को मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात लंदन पहुंचे, जहां 19 और 20 अप्रैल को वो राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले आज लंदन में प्रधानमंत्री थेरेसा मे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए देर रात ब्रिटेन पहुंचे। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री का आज लंदन में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। इस दौरान व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग से संबंधित 12 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, जिसमें खास तौर से भारतीय छात्रों के लिए वीजा आसान करने और दोनों देशों की कुछ खास डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता देने पर जोर रहेगा। No, the UK is one of the oldest democracies in the world, if not the oldest. India is the world's largest, and together, thanks to our shared history, we have a living bridge between us. Trade growing by about 15% a year, huge economic advantages, and of course, a massive ties of family and culture and kinship and all the rest of it. And now we want to build on that by working together on that incredible tech sector where both India and the UK are making giant strides together. प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान और नवाचार के 5000 साल पर आधारित एक प्रदर्शनी का दौरा भी करेंगे, जिसके बाद वो लिविंग ब्रिज थीम्ड रिसेप्शन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक मूल के संत बासवेश्वरा की प्रतिमा पर प्रार्थना करने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को क्वीन एलिजाबेथ के साथ बकिंघम पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री लंदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में भारत की बात सबके साथ करेंगे, जहां से वो दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय से संवाद कर सकेंगे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री थेरेसा मे की ओर से आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 अप्रैल को राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में पहली बार शिरकत करेंगे। 2015 में माल्टा में हुए चोगम सम्मेलन में वो शामिल नहीं हुए थे। 2009 के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने जा रहा है। कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के बीच शिखर वार्ता इस कारण से की जा रही है ताकि दोनों देश मिलकर न सिर्फ आपसी मसलों पर चर्चा करें बल्कि दुनिया के बारे में एक राय बनाएं, ताकि दुनिया में विकास को गतिशील बनाया जा सके और आतंकवाद जैसी समस्याओं को दूर रखा जा सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिवी सुदर्शन के साथ लंदन से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा को लेकर ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त वाई.के. सिन्हा से हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन ने खास बातचीत की। दो देशों के संबंधों के बीच में राजदूतों की बड़ी अहम भूमिका होती है और हमारे साथ हैं ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त
वाई.के. सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के बाद कॉमनवेल्थ समिट में भाग लेने आए हैं। इसमें क्या राज था कि 9 साल तक कोई नहीं आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि नहीं, अब मैं आऊँगा? देखिए, ये एक कॉन्शियस डिसीजन था और ये जो चोगम हो रहा है लंदन में हो रहा है, एक ऐसे समय पे हो रहा है जहाँ ग्लोबल चैलेंजेस बड़े उभर के आए हैं, चाहे वो टेररिज्म हो या पॉवर्टी, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी हो या क्लाइमेट चेंज हो। ऐसे मसले जो हैं, जो मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस होते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। सार्क में भारत और पाकिस्तान साथ रहे और आतंकवाद के कारण सार्क की स्थिति ऐसी हो गई। एक बार फिर कॉमनवेल्थ में, जब कॉमनवेल्थ में अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों हैं, भारत को कुछ अहम रोल या कहीं महत्व देने की बात हो रही, तो क्या लगता है कि इसमें पाकिस्तान बाधक नहीं होगा? देखिए, हम यह 53 मेंबर स्टेट्स हैं कॉमनवेल्थ के, और हम जो करेंगे सबके हित के लिए करना है। हम लोग मिल के काम करते हैं यहाँ पे मल्टीलैटरल चोगम में। पर आप देखें क्या इसका एजेंडा क्या है। इसका थीम है टूवर्ड्स ए कॉमन फ्यूचर। सर, ये महज एक संयोग है क्या कि कॉमनवेल्थ समिट के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थेरेसा मे के बीच में भी शिखर वार्ता हो रही है, या एक प्लान्ड है, योजना के तरीके से हुआ है? नहीं, बड़े योजना की तरफ से हुआ। ये एक बायलैटरल, जैसे मैंने कहा कि ये एक द्विपक्षीय यात्रा भी है और चोगम में बहुपक्षीय यात्रा भी है। तो ये जो बायलैटरल एंगेजमेंट है, ये अलग से हट के है और एक दिन पहले है। और आपको कहा कि वो मैजेस्टी द क्वीन उनको प्राइवेट ऑडियंस में मिलेंगी। प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स एक स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं जहां दोनों प्रधानमंत्री और प्रिंस चार्ल्स रहेंगे, और प्रधानमंत्री मे के साथ 2 बार एक तो स्ट्रक्चर्ड बात होगा डाउनिंग स्ट्रीट में, और फिर एक हमारा जो अलायंस है, टेक अलायंस, और जो हमारा टेक्नोलॉजी, कैंसर, मलेरिया कॉम्बैटिंग, और एक सीईओज फोरम, इकोनॉमिक, सब चीज़ साथ होगा। तो इसलिए आप देखेंगे क्या ये कितना अहम ये रिलेशनशिप है, ये हमारे रिश्ते हैं। राज्यसभा टेलीविज़न को देश के युवा छात्र जो अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, वे भी काफ़ी शिद्दत से देखते हैं हमारे टीवी को। तो उनके मन में एक अहम चिंता है कि वीज़ा रेजिम जो है ब्रिटेन का इधर के दिनों में काफ़ी सख्त हुआ है। तो क्या इस यात्रा के बाद वीज़ा रेजिम में कुछ परिवर्तन, कुछ सकारात्मक परिवर्तन की स्थिति आप देख रहे हैं? ये जो वीज़ा ऊपर गिरता है, जो जिसके आंकड़े हैं, कभी ऊपर होता है कभी नीचे, वो कई उनके वजह है। बाकायदा निर्णय नहीं, वजह भी होते हैं। जैसे स्टूडेंट वीज़ा गिर गया, क्यों गिरा वो आपको देखना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा गिरा, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो बोगस कॉलेज थे उनको बंद किया। फ्रीयर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, चाहे हमारे आईटी वाले हों, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, वो बहुत मुहिम रखता है हमारे लिए। तो ये ज़रूर इसकी बात होगी, और हमें उम्मीद है कि दोनों देश, हम इतने मित्र हैं, इतने हमारा घना संबंध है, तो बातचीत करके हम लोग जितने मसले हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम आप देखिए, आप इंतज़ार करके देखें। हम तो अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है और बातचीत शुरू नहीं हुई है, मगर मुझे उम्मीद है कि जितने मसले हैं हमारे, हम बात होंगे, दोनों प्रधानमंत्री रिव्यू करेंगे अपना रिलेशनशिप। पूरा उम्मीद है कि पॉजिटिव ही आउटकम होगा। और जब भी ऐसे जब 2 मित्र मिलते हैं तो आप देखें कि इसमें कुछ ना कुछ तो बढ़ावा मिलते ही है। वाई.के. सिन्हा आश्वस्त कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं, जो मामले हैं दोनों देशों के बीच में, उन मामलों पे सकारात्मक तरीके से बात होगी और नतीजे भी सकारात्मक आएंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिवी सुदर्शन के साथ लंदन से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के आधिकारिक निवास लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन ने कल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास का जायजा लिया और उसका इतिहास और विशेषताएं बताई। हम अभी खड़े हैं डाउनिंग स्ट्रीट पे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे का स्थानीय और आधिकारिक निवास है। इसी गली में 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। पहले आप यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुख्य दरवाजे तक जा सकते थे, लेकिन 1991 में जब आयरिश आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद वहाँ तक जाना असंभव हो गया। अब ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे इस तरह के दरवाजे लगे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की खासियत ये थी कि यहाँ आप जा सकते थे, दरवाजे तक जा सकते थे, और दरवाजे तक पर खड़ा जो गार्ड था, उस गार्ड के साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते थे। उस दरवाजे की भी खासियत ये थी कि उस दरवाजे को सिर्फ अंदर से खींचा जा सकता था, बाहर से उसे नहीं खोला जा सकता था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री भी रहते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की खासियत यह भी है कि यह 334 साल पहले बनाया गया था। 334 साल पहले जॉर्ज डाउनिंग थे, एक ब्रिटेन के बहुत ही विख्यात जासूस थे, उन्होंने इस मकान को बनाया था।
उसके बाद विंस्टन चर्चिल यहाँ जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब रहने आए तो उन्होंने कहा कि यह मकान गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा, लेकिन उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ा नहीं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय चूंकि खतरा था, उनकी जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पीछे एक कैबिनेट वार रूम बनाया और वे रात में कैबिनेट वार रूम में ही रहते थे। यह इसलिए उन्होंने किया कि जनता को, ब्रिटेन की जनता को यह विश्वास हो कि उनका प्रधानमंत्री सुरक्षित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ औपचारिक वार्ता करेंगे, शिखर वार्ता करेंगे कॉमनवेल्थ समिट होने के पहले। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव सुदर्शन के साथ लंदन से अखिलेश सुमन। और अखिलेश सुमन हमारे विदेश संपादक लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, उनका किस तरह का कार्यक्रम आज रहने वाला है और प्रधानमंत्री के इस दौरे की अहमियत को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। सुबह तो वो थेरेसा मे के साथ सुबह के नाश्ते पे वे एक शिखर वार्ता करेंगे और उसके बाद उनको विश्वेश्वरैया सेंटर जाना है, उनको साइंस म्यूजियम जाना है, उसके बाद वे सीओ फोरम में बात करेंगे और उसके बाद शाम में बात होगी भारतीय समुदाय के लोगों से जिन्हें वे भारत की बात कर रहे हैं। और इसका एक खास महत्व यह है कि भारत की बात वो यहाँ से लंदन से करना चाहते हैं, जिस लंदन का आधिपत्य एक समय लंदन से भारत का शासन चलाया जाता था। तो ये एक तरीके से संकेत है कि जो लंदन एक समय भारत पर शासन करता था, उस भारत का प्रधानमंत्री आकर यहाँ से लोगों तक, दुनिया तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे हम स्वीडन दौरे को लेकर उसका सार भी जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। लंदन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के स्टॉकहोम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत में व्यापारियों को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि भारत में व्यापार करना अब पहले से आसान हो गया है। स्वीडन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश समाज को बनाने में उनकी भूमिका की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में रिफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और उनकी सरकार न्यू इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे भारत से दुनिया की आशा और विश्वास बढ़े हैं। पिछले 4 वर्षों में हमने विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के लिए, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए भरसक प्रयास किया है। हमने स्वतंत्र भारत के 75 साल होने तक, यानी सन 2022 तक, जबकि भारत की आजादी के 75 साल होंगे, संकल्प से सिद्धि का प्रण लिया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ऊर्जा के नए स्रोतों पर बीते साल बहुत काम किया है और ग्रीन अर्थ के उद्देश्य से काम कर रहा है। दुनिया की आशा और विश्वास दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट का आयोजन किया गया। ग्रीन अर्थ के लिए भारत के इस बड़े इनिशिएटिव से थोड़े से समय में 60 से अधिक देश उसके साथ जुड़ चुके हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम हो, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो या फिर वासेनार अरेंजमेंट, इन तीनों रिजिम्स में भारत की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और स्वीकार्यता का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में व्यापार करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आज भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है। 42 रैंक्स की छलांग लगाकर भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली बार टॉप 100 में आया है। देश की इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम में किए गए ऐतिहासिक रिफॉर्म, GST,
को उद्योग जगत अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के साथ भारत के सहयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट प्रक्षेपण में दुनिया के उन देशों की भी सहायता की जा रही है जिनका अपना स्पेस प्रोग्राम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल में भूकंप से लेकर श्रीलंका में बाढ़ तक भारत मदद के लिए आगे आया। वैश्विक मुद्दों पर भी भारत सहयोगी राष्ट्र के रूप में खड़ा है। यही वजह है कि मानवता आज भारत की ओर देखती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टेलीविजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉकहोम में प्रथम भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। भारत और स्वीडन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किए गए पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 नॉर्डिक देशों के नेता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्रियों ने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, इनोवेशन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अहम मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने माना कि इनोवेशन और डिजिटल बदलाव एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में तरक्की की उम्मीदें बढ़ाता है, जो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ते संबंधों में काफी अहम है। नेताओं ने समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुक्त व्यापार के महत्व पर जोर दिया। नॉर्डिक देशों ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच नवाचार के क्षेत्र, साझेदारी बढ़ाने और साझा कार्य योजना को लेकर सहमति बनी। स्वीडन ने नवाचार साझेदारी बढ़ाने के लिए 50 मिलियन स्वीडिश क्रोना की मदद का ऐलान किया है। इसका स्मार्ट सिटी और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में इससे मदद मिलेगी। आज हमने एक इनोवेशन पार्टनरशिप और जॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति की है। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग आदि हमारी साझेदारी के प्रमुख आयाम हैं। इनके साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे अनेक विषयों पर भी ध्यान दे रहे हैं। India is aiming for an unprecedented economic transformation, including in manufacturing as well as in digital development. And Sweden has many sustainable and innovative solutions to offer. I'm talking about green technology, smart cities, and innovation as part of our cooperation. And at the end of the day, it's about creating jobs and a sustainable economic growth. भारत और स्वीडन ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जाहिर की है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को साझा करने पर सहमति बनी। साथ ही साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कॉमन टास्क फोर्स बनाने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वीडन अहम सहयोगी रहा है और मेक इन इंडिया कैंपेन में भारत का एक मजबूत साझेदार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। रक्षा क्षेत्र में स्वीडन बहुत लंबे समय से भारत का साझेदार रहा है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से रक्षा उत्पादन में हमारे सहयोग के लिए कई नए अवसर पैदा होने वाले हैं। Make in India, Startup India, Digital India, and these are also areas where the Swedish innovation system has a lot to offer in terms of collaboration. लंदन से हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन से हम बात करते हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीडन दौरे को किस तरह से आप देखते हैं और पहले भारत नॉर्डिक सम्मेलन का सार क्या रहा, क्या कुछ हासिल हुआ है खास समय? अखिलेश।
स्वीडन की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि देखिए स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ स्वीडी बल्कि जो पांचों जो नॉर्डिक कंट्रीज है उनके प्रधानमंत्रियों से अलग अलग बातें की, अलग अलग समझौते हुए, और इसके अलावा उन पांचों के साथ उन्होंने सामूहिक रूप से भी बातें की। और जो खास बातें प्रधानमंत्री ने की उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की। उसके अलावा उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में बात किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सुरक्षा का मामला है उस सुरक्षा के मामले पर बात किया। और इसके अलावा जो चौथी बात हुई वो इनोवेशन पर बात हुई कि किस तरीके से भारत और नॉर्डिक नेशंस के बीच में इनोवेशन हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें किस तरह से बदलाव की स्थिति बने, और यहाँ तक कि एनर्जी में भी सुधार के बारे में बातचीत हुई। एनर्जी में भारत की जो उम्मीदवारी है उसके बारे में सभी नॉर्डिक देशों ने भारत का समर्थन किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो भारत नॉर्डिक देशों ने संबंध मजबूत करने का संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के नरेश काल सोलवे गुस्ताफ से मुलाकात की। स्टॉकहोम के रॉयल पैलेस में हुई इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने समेत विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और स्वीडन में भारत के राजदूत भी मौजूद थीं। और अब रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। केंद्र सरकार अब पदोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कल ये ऐलान किया। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में आदेश दिया है, लेकिन कई शर्तें जोड़ दी हैं। इससे प्रमोशन में आरक्षण रुक गया है। रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इस मसले पर अध्यादेश भी ला सकती है, लेकिन पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारी भी दूसरों जितने ही दक्ष हैं। केंद्र ने अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न के खिलाफ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों पर भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो है हम जो सरकार, हमने कहा था कि सरकार का जो परसेप्शन है, हमने कहा 3 महीना का समय आपसे मांगा था बदले, तो हम जो क्या कहते हैं कि जो है उसको क्या कहते हैं कि हम लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करवाएंगे। ये पहले एक बात खत्म करने दीजिए। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि होगा। अब कैसे होगा, 2 तरीका है। एक तरीका क्या कहते हैं कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन क्या कहते हैं होगा, लेकिन ये 3 क्राइटेरिया जो 3 कंडीशंस लगाया है वो क्या कहते हैं हम सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल जाएंगे और कहेंगे कि शायद क्या कहते हैं ये बैकवर्डनेस का सवाल है, या क्या कहते हैं एफिशिएंसी का सवाल है, या ये सवाल है डज नॉट अराइज इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके एक तरीका क्या कहते हैं कि ये है। दूसरा तरीका है क्या मानते हैं उसके बावजूद भी मानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कहते हैं कि अडिग रहता है कि नहीं क्या कहते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, तो फिर सरकार दूसरा रास्ता निकालेगी। जिस तरीके एक रास्ता है जिस तरीके से मान लेते हैं कि अभी हम जो है हमने कह दिया है कि SC/ST प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, हम वो एक ऑर्डिनेंस का भी रास्ता है। इस बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने भी SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों को चुनौती देने का फैसला किया है। इन तीनों राज्यों ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सर्कुलर जारी किया था, लेकिन अब इसे वापस लेने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। देश में नकदी की कोई कमी नहीं है। कुछ राज्यों में कैश की कमी के बीच वित्त मंत्रालय ने कल ये ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अस्थायी कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए समिति भी बनाई गई है। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि उसके पास पर्याप्त नकदी मौजूद है। साथ ही नोटों की छपाई का काम भी तेज किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में जरूरत से अधिक नकदी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कैश की कमी से तुरंत निपटा जा रहा है। उन्होंने मंगलवार को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में नकदी की स्थिति की समीक्षा की। वित्त मंत्री का बयान कुछ राज्यों में ATM में पैसा नहीं होने के बाद आया है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने भी कहा कि सरकार और RBI ने पूरे मामले से निपटने के लिए एक समिति बनाई है। पैसे की कमी ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बल्कि आज भी लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक करेंसी हमारे पास है, और जहां उसकी आवश्यकता होगी हम उसको पूरा करेंगे। ATMs में भी
दे रहे हैं। हो सकता है कभी कभी एटीएम की खराबी के नाते, कभी किसी और नाते न रहा हो, लेकिन एटीएम से पैसे भी निकल रहे हैं। पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में वो पैसा नहीं है, जाओ कोई निकाल करके लेकर के चले आओ। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों में अचानक नकदी की मांग बढ़ गई है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस महीने के पहले 13 दिनों में नकदी आपूर्ति 45,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। सरकार ने कहा कि इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और 500, 200 और 100 रुपए की कोई कमी नहीं है। साथ ही करेंसी प्रिंटिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। अभी भी देश में करीब 18 लाख करोड़ की करेंसी सप्लाई है। उसके हिसाब से हम 2.5-3 लाख करोड़ की करेंसी अपने स्टॉक में रखते हैं। इतनी तैयारी हमारी रहती है। ना तो कैश की शॉर्टेज थी, ना कैश की शॉर्टेज है, और ना ही किसी तरह की कैश की शॉर्टेज आने दी जाएगी, चाहे किसी भी लेवल की डिमांड हो। दिल्ली, हैदराबाद और वाराणसी समेत कई जगहों पर लोगों ने एटीएम और बैंकों में नकदी नहीं होने की शिकायत की। लोगों का ये भी कहना है कि 2000 के नोट भी कम उपलब्ध हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भी माना कि 2000 के नोट जितने प्रचलन में हैं, उतने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आए। ये तो हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2000 का नोट जितना सर्कुलेशन में है और जितना बैंकों ने उस नोट को पब्लिक में दिया है, उतना नोट वापस नहीं आया। अब उसकी क्या वजह है, उसकी जांच एजेंसियों को करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देश में नकदी का प्रचलन नोटबंदी से पहले की स्थिति में पहुंच गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस बीच देश में नकदी की स्थिति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी भी तेज हो गई है। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। You know, the financial position has been shaken, instability has set in, even the cash crunch, many of the ATMs is found, people are finding it difficult, and because of the many eruption of the camps, because of the panic button being pressed by the present BJP government, the lending for the investment or even for the small loans, even for the MSMEs, the loans are not being given because the money is not there, because the money is there to be siphoned out by big people, not by the small, middle class or the MSME. जनता की समस्याओं से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी उन बड़े अरबपति, करोड़पति के साथ हैं जिनके साथ कई मिलकर उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े स्कैम्स किए हैं। तो जब काले धन पर इस प्रकार के सरकार के द्वारा बड़ा प्रहार हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बहुत बड़ी बौखलाहट में है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मंत्रिमंडल में शामिल अपने 9 मंत्रियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया। खबरों के मुताबिक मंत्रियों के विभागों में फेरबदल और नए चेहरों को शामिल करने के लिए इस्तीफे लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार में बीजेपी के कुल 11 मंत्री थे, जिनमें से 2 के इस्तीफे के बाद 9 मंत्री रह गए थे। सूत्रों के मुताबिक 20 अप्रैल को महबूबा मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का मानना है कि विज्ञान और तकनीक की मदद से महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति में सुधार होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने असम के जोरहाट में कल CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक से किसानों को अधिक आय हासिल हो सकती है। तकनीक से किसान मिट्टी और पानी जैसे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में सक्षम बन सकते हैं। साथ ही तकनीक के जरिए वन संपदा की रक्षा करने के साथ ही प्रदूषण पर नियंत्रण करके जीवन को ज्यादा स्वस्थ बनाया जा सकता है। Effective use of the immense material resources that are available in the northeast region. That's the mandate. Whatever is, whether it is petroleum, whether it is natural gas, whether it is minerals, whether it is tea, whether it is aromatic and medicinal plants, or whatever it is, how to make best use of them, how to take care of Mother Earth, and how to make people's life comfortable. The very purpose of science and technology is to make people's life comfortable. और अब आखिर में हेडलाइंस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को मिला नॉर्डिक देशों का समर्थन। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता की दावेदारी का भी स्वागत। पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक विकास और इनोवेशन में सहयोग पर जोर।
5 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री पहुंचे ब्रिटेन। प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ शिखर वार्ता आज। स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा पर होगा जोर। भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम को आज रात संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। देश में नकदी की कोई कमी नहीं, सरकार ने लोगों को दिलाया भरोसा, जताया 2000 के नोटों की जमाखोरी का शक। कांग्रेस ने कहा फिर से नोटबंदी जैसे हालात। केंद्र सरकार में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की मांग तेज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार। राहत नहीं मिलने पर अध्यादेश लाने पर भी किया जा सकता है विचार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सभी 9 मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा। 2 साल पुरानी महबूबा सरकार में नए चेहरे लाने की कवायद। 20 अप्रैल को मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए विशेष में पोर्ट टैक्सी। नमस्कार।